ऋग्वैदिक कालीन प्रशासनिक संस्थाएं। प्राचीन भारतीय शासन की झलक। ऋग्वेद भारतीय साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, बल्कि यह ग्रंथ प्राचीन भारत की शासन और सामाजिक संरचनाओं की भी झलक प्रस्तुत करता है। इस प्राचीन ग्रंथ में विभिन्न प्रशासनिक संस्थाएं प्रस्तुत की गई हैं जो समाज के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, इन प्रशासनिक संस्थाओं में पहली संस्था है सभा, जिसे बुजुर्गों की परिषद भी कहा जाता है। ऋग्वेद के राजनीतिक परिदृश्य में सभा का प्रमुख स्थान है, जो मुख्य रूप से वृद्ध और अभिजात वर्ग के सदस्यों से मिलकर बनती है। यह संस्था न्यायिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी और समाज के मानदंडों का पालन सुनिश्चित करती थी। सभा का कार्य केवल सलाह देना नहीं था, यह एक ऐसा मंच था जहां समाज के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। दोस्तों, आज भी हम गांवों में देखते हैं, कहीं कहीं पर न्याय करने के लिए पंचायती की जाती है। वो इसी का एक रूप है। समाज में व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए, कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं, यह निर्णय सभा नामक परिषद करती थी, जिसमें मुख्य रूप से वृद्ध लोग रहते थे। दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ड आया है अभिजात। अभिजात का मतलब होता है मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय लोग भाग। मध्यम वर्ग के लिए अभिजात वर्ग का शब्द यूज में लिया जाता था। इन संस्थाओं में दूसरी संस्था दोस्तों जनता की सभा कहलाती है। सभा के विपरीत समिति आम जनता की आवाज़ थी। यह सभा जनप्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व करती थी और निर्णय प्रक्रियाओं में जन सामान्य की भागीदारी सुनिश्चित करती थी। दोस्तों, आज के जैसे नेता होते हैं जो जन सामान्य की आवाज़ को बुलंद करते हैं, उस ज़माने में भी ऐसे नेता हुआ करते थे। समिति के प्रमुख, जिन्हें ईशान कहा जाता था, का कार्य सामुदायिक चर्चाओं और निर्णयों का मार्गदर्शन करना था। देख रहे हो दोस्तों, मतलब आजकल के जो नेता लोग काम करते हैं, सामुदायिक चर्चाओं में भाग लेना, निर्णयों का मार्गदर्शन करना, यही तो करते हैं। तो नेता के लिए वर्ड यूज हुआ है ईशान। उस ज़माने में आज जैसी बहुत सारी चीज़ें होती थी, यहाँ तक कि समिति को निम्न सदन कहा गया है और सभा को उच्च सदन कहा गया है। कुछ याद आ रहा है दोस्तों? राज्यसभा को हम कहते हैं क्या? उच्च सदन, और लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन। वैसे ही उस ज़माने में भी सभा को एक उच्च सदन जैसी होती थी और समिति निम्न सदन जैसी होती थी। समिति के प्रमुख ईशान नेता लोग। समिति का मुख्य कार्य था कि वह समाज के हितों का प्रतिनिधित्व करे, उसे शासन के मामलों में भागीदारी दे। जैसा कि एमएलएस करते हैं, अपनी जनता की बातों को विधानसभा लोकसभा तक पहुंचाते हैं, वैसे ही ये लोग भी जनता के हितों की चर्चाएं जो है इन समिति में किया करते थे। अब हम तीसरी संस्था पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है विदत। यह एक प्राचीन संस्था है। विदत ऋग्वेद की प्रशासनिक परिदृश्य का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। यह संस्था मुख्य रूप से समाज के सैन्य और धार्मिक पहलुओं से संबंधित थी। यह संस्था युद्धों और धार्मिक समारोहों के आयोजनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी और युद्धों के लूट की वितरण भी करती थी। अर्थात समाज के धार्मिक और रक्षात्मक कार्यों का जिम्मा विदत नामक संस्था को दिया गया है।
दोस्तों, आज भी लोकसभा और राज्यसभा को अलग अलग विषयों पर काम करना होता है। वैसे ही हमने जो यह 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं जो ऋग्वैदिक काल में चला करती थी उनके बारे में जाना। यह भी अलग अलग विषयों को बांटकर काम करती थी। दोस्तों, लुडविग नाम का एक वैज्ञानिक है जिन्होंने द्विसदनीय मॉडल प्रस्तुत किया है। इस द्विसदनीय मॉडल के अनुसार संस्थाओं की तुलना विधानमंडल से की है, जहां सभा को उच्च सदन और समिति को निम्न सदन के रूप में माना गया है। अब आप यह समझ गए होंगे कि वर्तमान में जो शासन व्यवस्था है वह कितनी प्राचीन है। इसका स्वरूप ऋग्वैदिक काल से लिया गया है। महिलाओं की भागीदारी। ऋग्वेद में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखी जाती है, जो यह दर्शाती है कि प्राचीन भारतीय समाज में महिलाएं केवल दर्शक नहीं थी, बल्कि वे भी समाज के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेती थी। जैसे कि आज के विधानसभा, लोकसभा के चुनाव में महिलाएं खड़ी होती हैं, वैसे ही सभा एवं विदत जैसी संस्थाओं में महिलाएं भी भागीदारी लेकर अपनी आवाज़ बुलंद किया करती थी और अपने जन सामान्य की समस्याओं को रखा करती थी। दोस्तों, ऋग्वेद में एक शब्द है गण देखने को मिलता है, जिसका अर्थ होता है सेना की इकाइयाँ। ऋग्वेद में गण शब्द से सेना की इकाइयाँ संबंधित होती थी, जो समाज की रक्षा और इसके नीतियों को क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, जिस तरह आज थल सेना, वायुसेना, जल सेना जो सेना की इकाइयाँ हैं, उसी तरह उस ज़माने में इन इकाइयों के लिए गण शब्द का प्रयोग होता था। इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है और पुरंदर को किलों का नष्ट करने वाला कहा जाता है। यह उपाधि इंद्र की युद्ध और सुरक्षा में भूमिका को दर्शाती है। वास्तव में दोस्तों, इंद्र भगवान कोई काल्पनिक देवता नहीं है। ऋग्वेद में इसका जिक्र होना यह दर्शाता है कि इंद्र आज से 1500 ईसा पूर्व से लगाकर 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुए होंगे। आज की कक्षा का निष्कर्ष यह निकलता है, ऋग्वेद की प्रशासनिक संस्थाएं प्राचीन भारतीय समाज की शासन संरचनाओं की जटिलता को दर्शाती है। इन संस्थाओं ने न केवल शासन की प्रक्रिया को सुगम बनाया, बल्कि समाज की भलाई को सुनिश्चित करने के लिए एक साझा जिम्मेदारी की भावना को भी प्रतिपादित किया। इन प्राचीन संरचनाओं को समझना न केवल अतीत की झलक दिखाता है, बल्कि भारत में शासन की विकास यात्रा के महत्वपूर्ण पहलुओं को भी समझने में मदद करता है। यहाँ लिखा है, शासन की विकास यात्रा, अर्थात आज के ज़माने में जो शासन है वह उस ज़माने से विकसित हो रहा है और आज ये व्यवस्था देखने को मिलती है। आई होप दोस्तों, सभा, समिति और विदत क्या होती है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल भारतीय इतिहास को लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत।